नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। परम सम्मानित देववाणी सुरभारती अमरवाणी के परम समुपासक जिज्ञासुजन, आदरणीय मंच, हम सबके मध्य पर्यवेक्षक के रूप में, हम सबके मार्गदर्शक के रूप में सदा आशीर्वाद देने वाली आदरणीय डॉक्टर नवलता महोदया उपस्थित हैं। गत दिन संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला का शुभारंभ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ के यशस्वी अध्यक्ष माननीय आचार्य वाचस्पति मिश्र महोदय ने अपने आशीर्वाद प्रदान पुरस्सर किया। गत दिन प्रमुख दो बिंदुओं पर, दो सत्रों में हम लोगों ने संगणक और इंटरनेट पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रथम सत्र में डॉक्टर उमेश कुमार सिंह सर और द्वितीय सत्र में डॉक्टर जगदानंद झा सर, आप दोनों ने अत्यंत विशेषज्ञता के साथ हम सबका ध्यान आकृष्ट कराया और ज्ञान संवलित किया। आज द्वितीय दिवस के विशेषज्ञ प्रशिक्षक गण हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप प्रशिक्षक महोदय तथा इस आभासी पटल पर संपूर्ण देश के उच्च शिक्षा तथा विभिन्न शिक्षा, स्तरीय शिक्षा में सेवारत, अध्ययनरत जिज्ञासुजन का अभिनंदन करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के परिकल्पक, प्रेरक तथा प्रमुख संयोजक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय झा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। अनम्यूट कर लें आप। धन्यवाद चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी। आज के इस सत्र के मुख्य अध्यापक, मुख्य वक्ता या प्रशिक्षक हैं, हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी। हम सभी लोगों की आदरणीय डॉक्टर नवलता जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, प्रतिभा यादव, अरविंद कुमार जी, जो भी डॉक्टर की उपाधि यहाँ पर लिख रहे हैं वो सभी मेरे आदरणीय हैं। जो भी यहाँ प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं उन सभी लोगों का, और जो प्रशिक्षण देने के लिए उपस्थित हैं उन सभी लोगों का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप अवगत होंगे कि नई शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का एकीकृत पाठ्यक्रम निर्मित हुआ है और उस पाठ्यक्रम में कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजिंग से लेकर के जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम घर बैठे पढ़ा सकते हैं, जो ई सामग्रियां इंटरनेट पर उपलब्ध है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इन सभी को पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया गया है। उसी को लेकर के यह कार्यशाला आयोजित है ताकि जो अध्यापक कक्षा में अध्यापन कर रहे हैं, जो अध्यापक घर बैठे दूरस्थ छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके लिए यह कार्यशाला अत्यंत उपयोगी है।
इसके साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि चूंकि यह एक पाठ्यक्रम है, स्नातक द्वितीय सेमेस्टर में लगा हुआ है, और यह पाठ्यक्रम ऐसा है कि सभी संस्कृत के अध्येताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस पाठ्यक्रम को समझने, इसमें जो बिंदु हैं, चर्चा बिंदु हैं, जो विषय रखे गए हैं, उसको ठीक से सीखने के लिए ऐसे विशेषज्ञ विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया गया है जो वर्षों से इस क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे प्रशिक्षण दिया है। उन्हीं में से एक हैं हम लोगों के बीच में आज उपस्थित डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जो कि संप्रति एसोसिएट प्रोफेसर हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का नया नाम हो गया है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उसी में है। आप कई विश्वविद्यालयों में अपना योगदान दे चुके हैं। आपकी विशेषज्ञता इस कंप्यूटर साइंस में है ही। विशेष रूप से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको अवगत क्या कराना, यदि आप अध्येता हैं और विपिन जी को नहीं जानते हो, इनकी पत्रिका को, जाह्नवी को आप नहीं जानते हो, जो कि ई पत्रिका है, वर्षों से प्रकाशित है, ऐसी पत्रिका है जिसका कंटेंट बहुत प्रामाणिक होता है, जहां सामान्यतः सामान्य लेख नहीं छापे जाते। तो जो ई संसाधन है, जो ई सामग्री है, उसके जनक के रूप में, प्रणेता के रूप में यदि हम विपिन जी को याद करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसके अतिरिक्त आप आईआईटी से शोधोपाधि प्राप्त किए हुए हैं। आपके बारे में कहने से अच्छा है आपको सुनना। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान यदि किसी विशेषज्ञ को अपने पटल पर, अपने मंच पर आहूत करता है तो वह अपनी गरिमा का अवश्य ध्यान रखता है, क्योंकि एक श्लोक है, उसका मैं हिंदी शब्द कह देता हूँ, चंद्रकांत जी संस्कृत में कह देंगे, नवलता जी, कि यहाँ विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति आत्मानं मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहित। तो यह है कि यहाँ विज्ञजन होते हैं और उसकी प्रतिनिधि संस्था उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है, और इसके मंच पर एक सामान्य व्यक्ति को नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कृतभूरि परिश्रम, जिन्होंने कुछ करके दिखाया और जो अनुसरणीय हो। ऐसे विज्ञ महापुरुष, महात्मा पुरुष, विद्वान डॉक्टर विपिन कुमार झा जी अपने व्यस्ततम समयों में से आज समय लेकर के आए हैं और हमें शिक्षित करेंगे। एक दिन और आपका है व्याख्यान, 2 दिन व्याख्यान है, जिसमें से आज आपका विषय है कंप्यूटर का सामान्य परिचय और संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता। ये 2 विषय पर आपका आज व्याख्यान होगा। व्याख्यान क्या बल्कि प्रशिक्षण होगा। इनके व्याख्यान के अनंतर आपको यदि कुछ प्रश्न पूछना हो इस क्षेत्र में, या आदरणीय महोदय से संपर्क करके अपने ज्ञान को और तृप्त करना हो और बढ़ाना हो, और आप इस क्षेत्र में डूब जाना चाहते हो, तो विपिन कुमार झा जी से संपर्क कर लेंगे। उनका हम दूरभाष संख्या उनकी अनुमति के अनंतर यहाँ फेसबुक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर दे सकते हैं। आप कई बार ऑनलाइन अध्यापन करते हैं और आपके अध्यापन की शैली इतनी अच्छी होती है, आपने काव्य प्रकाश पढ़ाया और तमाम संस्कृत के ग्रंथों को निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ाते रहते हैं। तो आपकी अद्भुत शैली है। जितने आप संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उतने ही आप कंप्यूटर विज्ञान के भी, इस संगणक क्षेत्र के भी ज्ञाता हैं। ऐसे विज्ञ महापुरुष के सामने मैं बहुत अधिक नहीं बोल पाता हूँ। पत्रकारिता का क्षेत्र हो या जो भी क्षेत्र हो, संस्कृत के उत्थान के लिए जिसकी गणना कीजिए, और जो भी आधुनिकतम पद्धति जो संस्कृत के लिए आवश्यक है, इसको जीवंत बनाए रखने के लिए उपयोगी है, उस सब में आपको महारत हासिल है। ऐसे विपिन कुमार झा जी का स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। आदरणीय विपिन कुमार झा जी। धन्यवाद महोदय।
स्लाइड शेयर हो रहा है? मेरी आवाज स्पष्ट है? हो रहा है स्पष्ट आवाज है, शेयर हो रहा है। हम यहाँ पर आप सभी के समक्ष जिस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हैं, जो पूर्व से निर्धारित है, उन्हीं विषय वस्तुओं को लेकर के आपके समक्ष कुछ चर्चा के लिए यहाँ पर हम प्रस्तुत हैं। परंपरानुसार और समय को ध्यान में रखते हुए पहले हम भगवान कृष्ण का स्तवन करते हुए आगे बढ़ेंगे। रत्नाकरोस्ति सदनं गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसे च तुभ्यं, दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों का यथोचित अभिवादन करते हुए मैं अपने वक्तव्य पर आगे बढ़ रहा हूँ। यद्यपि अभी मेरे संदर्भ में मेरा परिचय देते समय इतना अधिक कुछ कहा गया, वह मुझे और भी एक विशेष दबाव के साथ प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी को से अपेक्षा अधिक रखते हैं तो उसके लिए वह और भी कठिनतम क्षण हो जाता है, क्योंकि कितना वह बेहतर दे सके और जो कहा गया है उससे तारतम्य वो रख रहा है या नहीं रख रहा है। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि कुछ बेहतर हम आप लोगों तक एक्सचेंज कर सकें, नॉलेज एक्सचेंज कर सकें। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, जैसा कि मुझे सूचित किया गया है, सभी संगठक के साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कि जो कुछ कार्य गतिविधि हम करेंगे वो गतिविधि वो कर पाएंगे और आगे निरंतर उसको संस्कृत के उन्नयन हेतु उपयोग में लाएंगे। यही वचन हमें चाहिए, आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैंने जो भी ईश्वर की अभ्यर्थना की, आराधना की, वहां पर भी यही चीज है कि उनके पास भगवान परमेश्वर जो है उनके पास सब कुछ है, लेकिन केवल मन का हरण किया गया है और वही मन मैंने समर्पित किया। और यहाँ पर भी मैं अपना तन मन से उपस्थित हूँ और आपको भी तन मन से उपस्थित होना होगा, क्योंकि संस्कृत जगत में किसी चीज की कमी नहीं है। केवल जहां कहीं समस्या होती है वह मन की ही समस्या होती है। अगर आप मन से कार्य करते हैं तो अनिवार्य रूप से बहुत ही बेहतर कार्य हो पाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ये मूल मंत्र है हमारा, इसको लेकर के हम आगे चलते हैं। यहाँ जो विषय वस्तु है उसको तीन भागों में हम बांटते हैं। 2 भाग में दिया गया है, तीसरा भाग हमने परिकल्पित किया है। ये पहला तो है संगणक का सामान्य परिचय, जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। द्वितीय जो प्रभाग होगा इसमें संस्कृत की दृष्टि से संगणक की जो उपादेयता है इस पर हम चर्चा करेंगे। और अंतिम प्रभाग में जो हमारा विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि कार्यशाला है और उन्हीं को यहाँ पर प्रवेश दिया गया है जो संगणक के साथ है, अभ्यास कार्य के लिए कुछ दिशा निर्देश देंगे, कुछ आप यहाँ पर करेंगे और कुछ आप अनंतर उसके साथ अभ्यास कार्य कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं के साथ हम प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर हम 1-2 बातें कह देना आवश्यक समझते हैं कि यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसकी सीमाएं हैं, और वह सीमा क्या है? जो सार्वभौमिक सीमाएं हैं वही यहाँ भी है, देश, काल और परिस्थिति। यहाँ पर काल जो दिया गया है 6 से 7 तक हमें कहा गया है, जिसमें कि 6-13 तक का टाइम व्यतीत होने के बाद ही मुझे दिया गया है। उसके साथ साथ परिस्थिति इस तरह की है जो कि एक सीमित ज्ञान है मुझे, क्योंकि संगणक के क्षेत्र में एक सामान्य जानकारी में रखता हूँ और उसके साथ साथ सीमित संसाधन के साथ हूँ। और हम लोग ऑनलाइन अर्थात आभासिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, और आभासिक जो है हमेशा वो आभासिक ही है। ना भी आप बेहतर तरीके से करें, जो कक्षा में अध्यापन करते हैं उसका स्थान कभी भी यह कहना बहुत ही
चैलेंजिंग हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। व्याख्यान की हमारी दिशा जो होगी अगले 45 मिनट तक, वह सैद्धांतिक, व्यावहारिक और चर्चात्मक जो है यह मुख्य से होगा, के मूल में तकनीकी का अनुप्रयोग जो है वह रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रथम प्रभाग की ओर आते हैं। संगणक का सामान्य परिचय यह हम देखने के लिए प्रस्तुत हैं। यहाँ पर सबसे प्रथमतः प्रश्न यह उठता है कि जब आप कहते हैं कि कंप्यूटर का अध्ययन करने के लिए हम जा रहे हैं, कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानना है, तो अध्ययन हम कहाँ से प्रारंभ करें और ये कहाँ तक हमारा अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो जाता है। खास करके जो संस्कृत के छात्र हैं उनके लिए और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अत्यंत सीमित करने तक ही सीमित होते हैं, जो कि वह अपने आप को जहां तक सीमित कर सकते हैं उसके लिए और भी प्रयासरत होते हैं। तो इसलिए इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए। हालांकि स्थिति इस तरह की हो गई है जो हमें कंपल्सन हो गया है, और यही कारण है जो कि सरकार की ओर से भी इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है और आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित। तो कहां से कहां तक अध्ययन होना चाहिए, इसके लिए अगर चर्चा की जाए तो मुख्य रूप से हम देखते हैं जो कि पाठ्यक्रम के अनुरूप आप चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी जो हम देखेंगे पाठ्यक्रम के अनुरूप ही हम देखेंगे। आप पाठ्यक्रम अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरह के होते हैं, पाठ्यक्रम अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। तो उस पाठ्यक्रम के अनुरूप आप देखिए, जिस कक्षा में आप हैं उसके अनुरूप आप अध्ययन करिए, तो उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद द्वितीय जो एक प्रणाली हो सकती है जो किस तरह से हम अध्ययन करें, तो किस तरह आपका उपयोग, किस तरह से आप आपके लिए उपादेय है, किस तरह से आप उपयोग करना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत क्षेत्र में भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं। इसके बाद सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए उसके आगे हम चर्चा भी करेंगे। वैसे जो ऑफिस है इसकी जानकारी सामान्य रूप से होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है इनकी जानकारी होनी चाहिए, डीटीपी जो है अर्थात डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है इसमें पेज मेकर, फोटोशॉप आदि जो है इनकी चर्चा जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। टेक्निकल टर्म्स जो हैं, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सहभागी होते हैं छात्रगण, उनके लिए हो जाता है जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाग हो जाता है। इसमें इसको मैंने दो भाग में बांटा है, क्योंकि पुराने आप ग्रंथ देखेंगे जिसमें जितने भी एक ट्रेडिशनल रहा है, पारंपरिक जो शब्दावली रही है वो दिए गए होते हैं, लेकिन प्रतिदिन यह एक ऐसा क्षेत्र प्रतिदिन इसमें शब्द योजित होते हैं, आपको जानना जरूरी होता है, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे इसमें। तो इसलिए ये आवश्यक होता है। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, इसी के साथ आपको अन्य जो बहुत सारे शब्द हैं उनको आपको समझने होते हैं, जो कि उसकी परिभाषा, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। ऐतिहासिक यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हो जाते हैं। करेंसीज को भी आपको देखते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो है इसके बारे में जानकारी जितना आपको होता है उतना कम होता है, क्योंकि अनंत हार्डवेयर, अनंत सॉफ्टवेयर के बारे में, खास करके सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करने लगे तो अनंत सॉफ्टवेयर आपको लेना होता है। फिर आपको प्रश्न उठता है जो कि हम कितने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे। अभी कंप्यूटर के बारे में अगर सामान्य जानकारी की बात अगर करते हैं तो हम इसकी परिभाषा, इसका विकास, इसके इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनको सामान्य रूप से हमें जानना ही जानना होता है, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे जो कि कंप्यूटर क्या है। इसके साथ साथ जो बेसिक्स है, प्रारंभिक स्तर पर जो आपको जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नोटपैड प्लस प्लस। हालांकि हम जब प्रक्रिया प्रभाग में आएंगे तो नोटपैड प्लस प्लस को भी देखेंगे क्या है। ये पहले आप नोटपैड के रूप में देखते थे, लेकिन वो एक्सटेंडेड फॉर्म में आप नोटपैड प्लस प्लस देख रहे हैं। फिर एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाग है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि जो है इन सबको आप देखते हैं, और उसमें भी एक एक जो हम इसमें बिंदु ले रहे हैं, वह हम वर्ड की बात करें या फिर हम वर्ड की बात करें या फिर अन्य ये एक्सेल की बात करें या फिर पावर पॉइंट की बात करें, इनमें भी अनंत क्षेत्र हैं, अनंत प्रभाग हैं, जिनको कि आपको जितना आप जानकारी रखेंगे उतना बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। उसके बाद इसके साथ साथ ब्राउजिंग जो होता है या ईमेल, डाउनलोड, ई वर्किंग आदि जो है, इन सबको आपको जानना होता है।
परिभाषा की बात अगर करें तो सामान्य रूप से मोटे तौर पर अगर कहा जाता है तो गणना के लिए प्रारंभ किया गया यह यंत्र जो था वह सामान्य रूप से गणना के लिए प्रारंभ किया गया, जो कि कालांतर में आकर के आज आप समझ सकते हैं, जो कि जब आप 11th जनरेशन की बात करते हैं और जब आप अलग अलग क्षेत्रों में, या आप ये कहते हैं जो कि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आप संगणक के बिना अपने आप को आप देखें। हालांकि जब आप पूर्णतः संगणक से अलग होते हैं तो अत्यंत शांति की स्थिति होती है और चित्त आपका बिल्कुल शांत होता है। ये भी अनुभव व्यक्तिगत अनुभव मैंने किया है कुछ दिनों तक बिल्कुल अलग रह करके, तो वो भी एक उसका पक्ष है। लेकिन सामान्य जीवन में अगर आप आते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको संगणक को देखना है। तो परिभाषा अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं जो कि किस तरह का अभिकलक यंत्र है जो गणितीय तार्किक संक्रिया जो है ने क्रम से स्वचालित रूप से संपादन करने में वो सक्षम होता है, और यह अलग अलग उपकरणों में अलग अलग रूपों में आपको दिखता है, केवल एक लैपटॉप के रूप में इसका अस्तित्व नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे जो कि कंप्यूटर का वैशिष्ट्य जो है, क्यों हम इतना महत्व देते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को या वस्तु को आप तभी, या स्थान को तभी आप महत्व देते हैं जब आपको उसका वैशिष्ट्य, उसके वैशिष्ट्य की जानकारी होती है, उसकी विशेषता आपको पता होती है और वह विशेषता युक्त होता है। जैसे कि अभी प्रारंभ में ही इन्होंने कहा जो कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर वही व्यक्ति आते हैं जो चुनिंदा होते हैं। तो मेरा सौभाग्य है जो कि मुझे भी चुनिंदा समझा गया संस्थान के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था कि आप अगर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से तो उसका क्या वैशिष्ट्य है, उसी के आधार पर आप समझ पाएंगे जो कि क्यों आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतनी प्राथमिकता जो उसको दे रहे हैं, इतना जो महत्व दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो एक तो है जो कि गति, इसका जो स्पीड है, और स्पीड के कारण ही आप देखते हैं जो कि तुरंत अपना आप लैपटॉप या डेस्कटॉप आप चेंज करते हैं, जो कि इससे अधिक बेहतर हो सके, इससे अधिक बेहतर हो सके। तो एक गति जो है वो भी महत्वपूर्ण रखता है। एक संगणक की जो गति है और नेट की गति, ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दोनों अलग विषय वस्तु हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर की जो बात कर रहे हैं इसमें हम आगे चल करके देखेंगे जो रैम को लेकर के कैसे हम गति की बात करते हैं। तो गति, उसके बाद ऑटोमेशन जो है, स्वचालन, ये अपने आप जो कार्य कर लेता है। गति के संदर्भ में जो कार्य आप सामान्य रूप से कुछ दिनों में करते हैं, यह कुछ क्षण में कर लेता है, स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ एक्यूरेसी जो होता है, शुद्धता जो है। अब आप सामान्य उदाहरण देखिए, एक कैलकुलेटर लेते हैं आप, अगर सामान्य अगर गणना करना हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अगर दीर्घ गणना है तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। और विशेष रूप से जब हम शिक्षा जगत में हैं तो बेहतर जानते होंगे, जब आप कोई गोपनीय कार्य करते हैं, परीक्षा संदर्भित खास करके, तो आप जब विशेष गणना होता है तो वहां पर आप जरूर अपने आप पर भरोसा न करके उस पर करते हैं। हालांकि व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर से भी बेहतर करते हैं। इसके बाद सार्वभौमिकता, क्योंकि यह केवल आपके लिए नहीं, सभी के लिए उसी तरह वो कार्य करता है। इसके साथ साथ क्योंकि इसका जो उच्च संग्रहण क्षमता है, पहले तो आप देखते थे जो कि फ्लॉपी यूज करते थे, इसके बाद आप देख रहे हैं सीडी, डीवीडी, उसके बाद आप पेन ड्राइव देखते रहे हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क आपने देखा, उसके बाद एसएसडी आप देख रहे हैं, और उसमें भी पहले आप देखते थे 256, 512 इस तरह के देखते हैं, अब तो 5 टीबी जो है वो सामान्य हो गया है। तो इस तरह आप देखते हैं जो कि उच्च संग्रहण क्षमता है, जो कि जितना आप पूरी लाइब्रेरी की बात करते हैं वो आपका एक पेन ड्राइव में आ जाएगा। तो ये भी इसका वैशिष्ट्य है। इसका डिलीजेंसी जो है, अर्थात कर्मठता जो है, उसके बाद विश्वसनीयता जो है, ये सब बहुत सारे विशेषताएं हैं जो अनिवार्य रूप से हमें आकृष्ट करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि इसका प्रभाग जो होता है, तो आपने पहले से ही इससे आप परिचित होंगे, जो मुख्य रूप से 4 अनिवार्य रूप से देखते ही हैं एक कंप्यूटर में: डिस्प्ले, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इसके साथ साथ सीपीयू। ये आप अनिवार्य रूप से जो भी आप कंप्यूटर देखेंगे वहां पर आप अनिवार्य रूप से देखते हैं, और यहाँ पर आपको आगे हम चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में, क्योंकि ये मॉनिटर आदि जो है यहाँ पर शो किया गया है, ये इंटरनल उसका है, ये दिखाया गया है। फिर अब आप आ जाते हैं, इस पर हम आ रहे हैं, भी अलग अलग दिखाएंगे जो कि
जो प्रभाग जो अलग अलग है। फिर इसमें कंप्यूटर में जो आप दो पार्ट देखते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर की जो बात करते हैं, तो मोटे तौर पर जिसको आप छू करके देख सकते हैं, खास करके जो माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, प्रिंटर है, ये आप पूर्णतः जानते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में जो होता है डाटा प्रोग्राम्स जो होता है, इंस्ट्रक्शंस जो होता है, ये सभी जितने भी होते हैं जिनको आप देखते नहीं है, वो है अंदर इंटरनल वो कार्य करता है, उसको आप सॉफ्टवेयर के रूप में देखते हैं। उसमें भी आप देखते हैं जो कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आदि आदि जो करते हैं, तो वह उन सॉफ्टवेयर से उनका वास्ता ये होता है। अब सॉफ्टवेयर्स की बात अगर हम करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमने कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो अनंत है। अब ये अनंत में आप कैसे बाइफरकेट करेंगे, कैसे आप विभाजन करेंगे, तो देखते हैं जो कि अलग अलग हैं, जो कि यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फर्मवेयर्स हैं, ये आप अलग अलग देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी लिस्ट यहाँ पर सामान्य रूप से हमने करने का प्रयास किया है, जो कि एंड्रॉयड हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैकिंटोश हो। इधर डिवाइस ड्राइवर्स में आप देख रहे हैं जो कि रोम ड्राइवर जो है, प्रिंटर ड्राइवर जो है, आदि आदि बहुत सारे हैं। ये तो उन्होंने कुछ आपको एट ए ग्लांस केवल देखने के लिए हमने दिया है, हालांकि लिस्टिंग एक लंबी है, और जब विस्तार पूर्वक हम इसकी चर्चा करते हैं, जो कि यही हमारी चर्चा हो रही थी, जो कि हम ये वर्कशॉप जो है दीर्घकालिक वर्कशॉप हम रखने के लिए पहले से एक कटिबद्ध रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कि इन सबको हम विस्तार पूर्वक देखें। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड क्या है, रोम ड्राइवर का है तो उसका क्या अभिप्राय है, तो ये जैसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम वहाँ पर एक एक करके विस्तृत चर्चा करने के लिए प्लान बना रहे हैं। आगे जब भी होगी तो सूचना आपको दी जाएगी। तो ये जितने भी हैं, यह चूंकि यहाँ पर 1 घंटे में हमें ये करना है, तो इस कारण से मैं संक्षेप में चलता जा रहा हूँ। फिर यूटिलिटी ड्राइवर्स जो हैं, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, वाईमैक, ये इसके साथ साथ जो अलग अलग जितने भी आप देख रहे हैं, या फिर फर्मवेयर जो हैं, जो किसी जो हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए जिसका अलग से जरूरत होता है, इन सबको हम देखते हैं। तो मोटे तौर पर जो आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो मोटे तौर पर इन्हीं को आप देखते हैं, अलग अलग जो मैंने अभी बताया था। इसके बाद आप देखते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं, इनकी बात करते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हुआ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हुआ, इंटरनेट ब्राउजर हुआ, साउंड सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब देखते हैं। और इसमें भी अलग अलग प्रभाग हैं, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए किस प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा उपयोग किया गया, ये विस्तार पूर्वक है, जिसको कि हम जब विस्तार में चर्चा करेंगे तो एक एक करके हम उसको विस्तार पूर्वक परत दर परत खोल करके समझाने का प्रयास करेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो इसमें कि आप देखते हैं विंडोज है, लिनक्स है, मैकिंटोश है। इसमें भी जब हम विस्तार पूर्वक देखेंगे तो विंडोज को कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको एक ही सिस्टम में लिनक्स जो है और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो कैसे आप उसको आप इंस्टॉल करें इस तरह से जो कि दोनों दो पार्टीशन में हो सके। तो ये सभी हमें आना चाहिए, नहीं तो आप हर बात के लिए आप पहुंचते हैं, दुकान पर पहुंचते हैं और उसको प्रत्येक कार्य के लिए 200 से 400 रुपया आप देते हैं, जो कि आप आसानी से खुद कर सकते हैं इन कार्यों को। इसके बाद क्योंकि ये समस्या नहीं है कि आप वहां पर जाकर के पेमेंट करते हैं, समस्या ये होती है कि अचानक में आपको जरूरत है और उस समय में आपको वो टाइम लेगा, उसके बाद पैसा लेगा, उसके बाद फिर आप परेशान रहेंगे, और ये जो प्रक्रम चलता रहेगा वो आपको बाधित करेगा आपके अध्ययन अध्यापन में। तो ये मूल रूप से जो खुद ये कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की मूल तो देखते हैं। इनपुट डिवाइस में आप देखते हैं क्योंकि ये अलग अलग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनपुट डिवाइस का सीधा सा अभिप्राय है जो कि आपके पास जो है वह कंप्यूटर को कैसे आप देंगे, ये सीधा सा मोटे तौर पर आप ही समझिए। इसके साथ उदाहरण के रूप में आप ये देख सकते हैं जो कि जो भी आपके पास है वो कैसे देंगे, या तो कीबोर्ड के माध्यम से देंगे, या माउस के माध्यम से देंगे, या फिर अलग अलग जो है जैसे वेबकैम है, या माइक्रोफोन है, या स्कैनर है, इसके माध्यम से देंगे। इसी तरह आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर जो रिटर्निंग में आपको या जो प्रोसेस करके जो आपको दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस जो है वो अलग अलग आप देखते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि सीपीयू जो हमने चर्चा किया था जो कि एक महत्वपूर्ण प्रभाग है। तो सीपीयू क्या है, तो कंप्यूटर का एक प्राथमिक जो घटक है जो निर्देशों को प्रक्रिया में लाता है, फिर यह ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन जो है उसको चलाता है, साथ साथ उपयोगकर्ता या सक्रिय सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम
इनपुट के रूप में वही प्राप्त करता है, फिर डाटा को वही प्रोसेस करता है, आउटपुट वही देता है। अर्थात पूरा लेन देन का कार्य अस्तित्व में रखना ये इसका कार्य है सीपीयू का। और जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर वहां के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इतना आप ये जानते हैं। इसके बाद फिर सीपीयू का जो डेवलपमेंट जो हुआ है, विकास जो हुआ है, ये आप देखते हैं, जो कि आप किस तरह से आप जब जाते हैं खरीदने के लिए, या जो आप देखते हैं उसमें दिया जाता है जो कि ये क्वाड कोर है या फिर डुअल कोर है, या अलग अलग जो आप दिखाया जाता है। तो ये जब आप सीपीयू का जो अलग अलग स्तर है, इसको अगर आप समझ पाएंगे, तब जाकर के इसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको जानकारी प्राप्त होगी। मोटे तौर पर जो आप मदरबोर्ड देखते हैं, जिसको कि सबसे महत्वपूर्ण नाम भी दिया गया है मदरबोर्ड, जो कि यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके मुख्य जो प्रभाग आप देखते हैं, जो एक प्रोसेसर के रूप में अपने सीपीयू की बात अभी की थी। इसके बाद आप देखते हैं जो कि मेमोरी अर्थात रैम की बात आप देखते हैं। इसके साथ साथ हार्डवेयर वहां पर दिखता है। फिर वीडियो कार्ड, ये मुख्य रूप से अनिवार्यता है, ये आपको दिखेंगे ही। जो कि आप कभी कंप्यूटर को अपने ओपन फॉर्म में देखा हो, खुला हुआ देखा हो, तो आप देखे होंगे जिस तरह आप कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं वहां पर। और वही मैंने कहा था, इनको आप इस स्लाइड को कंपेयर करिए, तो आपको समझ में आएगा जो कि मैं क्या कहना चाह रहा था, इस स्लाइड को और इस स्लाइड को। ठीक, इसके बाद अब हम आ जाते हैं जो कि एक नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि हमने कहाँ से यह प्रारंभ हुआ और कहाँ तक यह पहुंचता है, ये मूल रूप से हम देखते हैं, जो कि कहाँ से यह प्रारंभ हुआ है और कहाँ से कहाँ तक हम आए हैं। एक ऐतिहासिक यात्रा जो है, यह देखने का प्रयास करते हैं। और यह प्रारंभ जो हम 1946 का जो है वैक्यूम ट्यूब वहां से प्रारंभ करके हम देखते हैं, जो कि आज हम जो अलग अलग पीढ़ी जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यतीत करते हुए हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं, वह ऐतिहासिक क्रम हम देखते हैं। ये तो कंप्यूटर का जो व्यवस्थित है क्रम वो दिख रहे हैं, और इधर जो क्रम देख रहे हैं ये अलग अलग है। इस पर हम समय नहीं देंगे, क्योंकि आपको कहीं भी ग्रंथ में सहज रूप से मिल जाता है, इसलिए इस पर हम टाइम नहीं देंगे। तो लेकिन ये एक क्रम है, ये जब हम विस्तार पूर्वक जब हम देखेंगे उस कार्यशाला में, इसको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कहाँ पर क्या हुआ है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से जो इससे प्रश्न बनते हैं उसको हम हल कर सकें। तो यहाँ पर हम इन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, कि इनके जो अलग अलग पीढ़ियां जो हुई है ये आपको इस रूप से दिख जाएंगे। अब हम आते हैं जो कि साक्षात पहुंच रहे हैं दूसरे प्रभाग की ओर। उससे पूर्व जो कि कंप्यूटर का जो लाभ है और हानि है, कंप्यूटर का वैशिष्ट्य जो था वो अलग था, यहाँ पर क्या लाभ है और क्या हानि है, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि सामान्य रूप से हम लाभ की बात तो करते हैं, लेकिन उससे हानि जो है वो हम नहीं समझ पाते हैं। विशेष रूप से मैं जितनी भी चर्चा कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि पूर्ण रूप से व्यवस्थित है संस्कृत के जो छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो संगणक ये पाठ्यक्रम दिया गया है, कुछ विशेष जो विषय वस्तु दिए गए हैं, टॉपिक्स जो दिए गए हैं, वह वैसे ही नहीं रखे गए हैं। उसके लिए बहुत ही चिंतन करके तब वो प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जो वहां पर प्रस्तुत थे वो ये जानते थे जो कि आगे चल करके क्या आपके साथ होने वाला है, ये दुनिया कितनी आगे बढ़ने वाली है, और उसमें आपकी सहभागिता किस तरह से होगी। तो अगर आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपना भी विकास कर पाएंगे, साथ साथ जिस क्षेत्र में आप हैं, संस्कृत के जिस डिसिप्लिन में हैं, आप साहित्य के हों, व्याकरण के हों, ज्योतिष के हों, पुराण इतिहास के हों, चाहे जिस क्षेत्र में हैं आप, वहां पर आप कुछ बेहतर करेंगे, वहां पर कुछ समाज के लिए उपादेय होगा वह, और राष्ट्राभिवर्धन के लिए आप योगदान दे पाएंगे। तो ये, और साथ साथ ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा वैश्विक स्तर पर हो, तभी जाकर के एक विशेष रूप से हम संस्कृत को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति से ये संभव नहीं है। तो हर एक छात्र के लिए तो अनिवार्य रूप से छात्र समझे कंप्यूटर को, सामान्य जानकारी हो कंप्यूटर की, तभी तो जाकर के वो कर पाएगा। अगर वो नहीं जान रहा है तो करेगा कैसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग जो है, आप
शोध कार्य करेंगे, आप ग्रंथ पढ़ेंगे, एक साथ आप एक विंडो पर लगभग अर्थात अनंत कार्य कर सकते हैं। मोटे तौर पर आप अगर सामान्य कार्य कर रहे हैं तो 2 से 4 कार्य एक साथ आप कर सकते हैं, ग्रंथ आप 2 से 4 एक साथ सर्च कर सकते हैं। और जितना कार्य आपका हो रहा था एक समय में एक, वह अधिक से अधिक हो सकता है। या फिर आप जो कार्य एक व्यापक स्तर पर करना चाहते हैं वह कार्य यहाँ पर कर पाएंगे, अत्यधिक गति के साथ कर पाएंगे, शुद्धता जो मैंने पहले चर्चा किया था। इसके साथ साथ जो डाटा सिक्योरिटी है, जो भी आपने संग्रह किया है वह एक साथ एकत्र होगा। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, आप अलग अलग वेबसाइट्स विजिट करते हैं अपने शोध के क्रम में या आप अपने अध्ययन के क्रम में। मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, क्योंकि जो साहित्य के छात्र हैं, आपने कोई एक विषय पर आपने शोध कार्य करना है या किसी एक विषय पर आपको एक उत्तर तैयार करना है जो कि सबसे बेहतर हो सके। मान लीजिए रससूत्र की व्याख्या की बात कर रहे हैं आप, तो अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है यह आप एक साथ देख पाएंगे। उसके साथ साथ आप अपने नोटपैड में आपने अलग 4 टैब खोला आपने, और चारों टैब में आप अलग अलग विद्वानों का डाल दिया। अब क्या होता है कि वैसे आप एक कॉपी में नोट करते हैं, समय भी आपका लगता है, और वह आप नोट क्या करते हैं कि आप वहां से कॉपी करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप भट्ट लोलट का मत जो है वो यथावत अगर आपको देना है, तो एक तो आप है जो याद करके रखेंगे, या आप कॉपी में नोट करेंगे, या ग्रंथ को आप रखेंगे एक साथ। अब 10 ग्रंथ से आपको देखना है तो 10 ग्रंथ का आप एक जगह नोट करके आप एक जगह सुरक्षित रख लीजिए नोटपैड में, नोटपैड प्लस में, नोटपैड में नहीं कर पाएंगे, नोटपैड प्लस में। अब वहां पर आपने कर लिया तो क्या फायदा आपको हो रहा है कि जब आपको भविष्य में भी कभी देखना होगा, कार्य करना है, तो तुरंत आप वहां पर जाएंगे, आप उसको वापस रख सकते हैं अपने पास, तो वो सुरक्षित रहेगा। आप सुरक्षित रखने के लिए आपके पास बहुत सारा उपकरण है, वो आप रख सकते हैं। गूगल ड्राइव जो है उसमें रख सकते हैं, अतिरिक्त खर्च करके आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का है, इसी तरह अलग अलग जो है, या फिर हार्ड डिस्क अपने पास रख सकते हैं, SSD ड्राइव रख सकते हैं। बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें आप रख सकते हैं और सुरक्षित रहेगा। इसके बाद हाँ, यहां तक हम आ गए थे। एक मिनट, हम यहाँ यही चल रहा था। हाँ, इसके बाद इसके नुकसान जो है ये भी आपको समझना चाहिए। तो नुकसान में क्या है, हानि में क्या है कंप्यूटर से संबंधित। एक तो है जो कि जो भी सामग्री है उस सामग्री को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू है। और यही कारण है जो कि आप कोई भी सामग्री ऑनलाइन अगर आप रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर, तो आपको बहुत कुछ देखना होता है। अब जैसे देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि संस्कृत भाषी वेबसाइट आपके लिए बहुत ही बेहतर सामग्री उपलब्ध कराता है। तो वहां पर आप देखे होंगे जो कि इन्होंने लॉक करके रखा है, आप कॉपी करना चाहें कॉपी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं जो कि ये जो ऑनलाइन जो वहां से कॉपी करके उसका अलग तरह से अगर शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए उसको प्रोफेशनल यूज किया जाता है तो वो गलत है। तो इसके लिए उन्होंने लॉक करके रखा है। लेकिन अब इतना अधिक ये होता जा रहा है जो कि आगे उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है, ये चैलेंजिंग है अपने आप, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद रोजगार के अवसर में 2 तरह से है, रोजगार में कमी भी हुई है और रोजगार में बढ़ावा भी हुआ है, दोनों तरह से है। अगर आप स्किल्ड हैं तो बढ़ावा हुआ है, स्किल्ड नहीं है तो कमी हुई है। और ये भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आगे चल करके आप रोजगार के लिए ही आगे उन्मुख होंगे, तो इसको हम ये अपने पाठ्यक्रम से दूर नहीं रख सकते हैं इसको। और ये वायरस और हैकिंग के जो मामले आते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये केवल आपका डाटा जा रहा है, आपके इतना तक ही सीमित नहीं है, कोई अन्य अपराध कर रहा है उस अपराध के भागी आप हो जाते हैं, ये भी इसका डर होता है। इस कारण से इसको ध्यान रखना है। उसके बाद IT ट्रेंड्स जो है
इसमें QR जो है, हेल्पलाइंस जो है, ये रोबोटिक जो है, IP यूटिलिटी जो है, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इसके साथ इसमें मूल रूप से एजुकेशन और हेल्थ और अन्य जो क्षेत्र हैं, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग जो है, फिर नेटिक्विट अर्थात जो कि किस तरह से आप उपयोग करें नेट आदि का, जो कि ई रिसोर्सेज जो है, जो है उनका कैसे, उसका क्या आचार है, क्योंकि ये दो टर्म से बना है, नेट और एटिकेट से, तो उसका शिष्टाचार क्या है, इनके बारे में जानकारी, ये सब बहुत जरूरी है। ये IT ट्रेंड्स में आपको ये सबका ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रत्येक दिन उपादेयता की बात करें तो हम बहुत अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में एजुकेशन को लेकर के ही हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो देखते हैं एजुकेशन और एंड जॉब, इसको लेकर के हम देखते हैं। हालांकि अलग अलग जो फील्ड है उनमें भी आप इसी तरह से उपादेयता जो है ये देखते हैं। हम इसका विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर हम इसको अभी स्किप किए हैं। ये जो जब कंप्यूटर और संस्कृत की बात करते हैं, ये हमारा द्वितीय प्रभाग है, क्योंकि दो प्रभाग में दिया गया था यहाँ पर चर्चा के लिए, द्वितीय प्रभाग है। तो द्वितीय प्रभाग में यह है जो कि यहाँ पर संगणक और संस्कृत को जो पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसका कहीं न कहीं उद्देश्य इस पर आकर के टिकता है कि हम अपने ये जो निधि है उसको हम समझ सकें, जो हमारा हेरिटेज है, हमारी संस्कृति है, उसको हम समझ सकें, उसको हम आत्मसात कर सकें, और केवल उसको समझ सकें, आत्मसात कर सकें, इतना ही नहीं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें विश्व क्षितिज पर। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि न तो आपने कुछ समझा जो कि क्या आपके पास था, न ही आपने किसी को समझाया। तो ऐसे पढ़ने पढ़ाने से मतलब क्या है? तो ये है जो कि इसमें कंप्यूटर सहायक होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं जो कि कंप्यूटर सर्वस्व है, कंप्यूटर यहाँ पर सहायक होता है, क्योंकि शास्त्र और शास्त्र दोनों को देखना होगा आपको। अगर आप ये नहीं देखते हैं तो फिर आप आगे नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने जो हेरिटेज है, अपनी संस्कृति जो है, विरासत जो है, उसको आप समझिए, और उसको समझ करके आप विश्व क्षितिज पर, विश्व पटल पर उसको समझाने का प्रयास करिए। और यही कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से अभी जो देखेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके संस्कृत के जगत के, तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे जो कि कितना व्यापक परिवर्तन हुआ है। अगर आप 1-2 साल का ही अंतर आप देख लीजिए, जो 2 साल में कितना व्यापक अंतर हुआ है पूरे विश्व स्तर पर संस्कृत के क्षेत्र में, तो आपको समझ में आ जाएगा जो कि ये किस तरह से हो रहा है। तो वही शास्त्र और शास्त्र दोनों को ध्यान में रख करके हम जब चर्चा करेंगे तभी जाकर के संभव है। तो इसके लिए क्या होगा, जो कि आप संसार में इसको प्रस्तुत करिए। उसके साथ साथ और भी एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जा रहा है, अपने शास्त्र को, अपनी जो विरासत है उसकी रक्षा कर सकें आप। क्योंकि रक्षा जब मैं कर रहा हूं तो वो व्यापक स्तर पर है। ये नहीं है कि केवल आपने मूल ग्रंथ पढ़ लिया तो रक्षा हो गई। आप पढ़ रहे हैं, वह जो दूसरे जगह जा रहा है, कल जाकर के उसको अपने रूप में रख करके वह उसका पेटेंट करवाता है, और आप कहते हैं जो कि ये मेरा है, वो कह रहे हैं जो कि उनका है, और विश्व पटल पर कहा जाएगा जो नहीं, उन्होंने पेटेंट करवाया है, उनका है। तो ये भी हमें सोचना है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कार्य कंप्यूटर आपका बहुत आसानी से कर लेगा। अब उस पर भी हम आएंगे, ये प्रोडक्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो ये शिक्षा क्षेत्र में कैसे उपादेय है, ये भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ एक चीज हम भूल जाते हैं, जो कि जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, जब हम अध्यापन करते हैं, उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारे छात्र कल क्या करेंगे, और या फिर जब आप विशेष कार्य के लिए नियुक्त होते हैं, वहां भी आप इन बातों को ध्यान नहीं रखते। तो ये दोनों का दायित्व है, जो पद पर है उनका भी दायित्व है, और जो छात्र है उनका भी दायित्व है। छात्र का दायित्व यह है कि वह अपने आप को उस स्तर तक पहुंचाए जहां पर कि वह संरक्षण करने के लायक हो सके, और दूसरा यह है कि जो पद पर है वो उनको संरक्षित करें। शास्त्र को भी संरक्षित करना है, शास्त्र की संरक्षा को भी संरक्षित करना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि जॉब को रीजेनरेट करना पड़ेगा। जो हमारे भारत सरकार जो है उसका भी उद्देश्य यही है, जो कि जॉब को रीजेनरेट हम कर सकें। हम रोजगार देने वाले हैं,
ये एक हो सके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हो जा रहा है और ये पूरा वैश्विक स्तर पर हमें चिंतन करना होगा। तो ये हम ने जो समझा है उसी के आलोक में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अब इसको व्यापक स्तर पर देखिए, जो कि कंप्यूटर का फील्ड, कंप्यूटर की जानकारी आपको है, कंप्यूटर कहाँ-कहाँ उपादेय होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, कम्युनिकेशन संदर्भ में, इंजीनियरिंग जो है, मेडिसिन जो है, बुक पब्लिशिंग है, आदि-आदि बहुत सारे अनंत क्षेत्र हैं, जिसमें कि आपको कंप्यूटर की उपादेयता आप प्रतिदिन के स्तर पर देखते हैं। अब आप देखिए जो कि एजुकेशन में कैसे हम प्रयोग करेंगे, एक सामान्य सी बात मैं कर रहा हूँ, आप रेफरेंसिंग टूल डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप इतना सारा ग्रंथ है, उसका श्लोक अन्वेषण कैसे किया जाए। आज जो आप एक श्लोक को ढूँढने के लिए पूरा पन्ना पलटते हैं और तभी आप एक्यूरेट नहीं ढूँढ पाते हैं। आपको चतुर्थ पंक्ति तो ध्यान में आता है, लेकिन प्रथम पंक्ति आपको ध्यान में ही नहीं है। तो एक ऐसा हम रेफरेंसिंग टूल डेवलप कर लें, जिसमें कि आप साहित्य के किसी भी ग्रंथ को, पहले ये छोटे-छोटे स्तर से होगा। आप साहित्य के कुछ ग्रंथों को लीजिए, फिर साहित्य का पूरा प्रभाग होगा, फिर आप अलग-अलग जो हैं, उनको ले सकते हैं। इस तरह से पूरा संस्कृत वाङ्मय का एक बन सकता है आपका। और उसके बाद फिर भारतवर्ष के अलग-अलग जो भाषा है, उनमें उनमें हो सकता है मल्टीलिंगुअल, ये हो सकता है। जैसे एक स्पोकन ट्यूटोरियल करके जो एक आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो प्रचलित किया गया था, कार्यक्रम चल ही रहा है। तो वो तो ओपन सॉफ्टवेयर के लिए था। इस तरह आप यहाँ के लिए कर सकते हैं। इसी तरह एनहांसिंग टूल में आप यूजीसी और अलग-अलग एग्जाम्स जो हैं, उनको आप करवा सकते हैं। देखते हैं जो कि जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी फॉर्म भरिए, आप एक बार अगर आपने डाटा दे दिया है, तो सभी में वो सहज रूप से वो ले लेंगे। इस तरह आप कर सकते हैं, नेशनलाइज कर सकते हैं पूरे इंस्टीट्यूशंस को जितने भी हैं। इसके लिए हम टूल डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड जो है, उसको आप और भी रोचक बना सकते हैं। आज आप हम और आप जितने भी साहित्य के हैं, मूल रूप से आपने मेघमार्ग पढ़ा होगा, और अगर तत्क्षण बोल दिया जाए जो कि मेघमार्ग कहाँ से कहाँ गया था, अब बताइए, तो अधिकांश व्यक्ति होंगे जो उनके टिप्स पर नहीं होगा। या फिर अगर आप बच्चों को समझाते भी हैं, तो आप समझाते-समझाते थक जाते हैं, पूरा वो याद नहीं रख पाता है। लेकिन अगर उसको किसी विशेष टूल के माध्यम से दिखाया जाए, किसी विशेष मेथड के माध्यम से दिखाया जाए, तो वो आसानी से उसको याद रख लेगा। या विंध्याटवी की चर्चा करते हैं, या ज्योतिष के संदर्भ में आप चर्चा करते हैं, तो बहुत ही सहज रूप से हो सकता है। इसी तरह आप शोध के संदर्भ में साइटेशन जो होता है, इसको एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो छात्र चयन स्पर्धा आदि जो होता है, उसके संदर्भ में आप बेहतर एजुकेशनल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। ये सभी हम संस्कृत के छात्र बेहतर कर सकते हैं। हम ये एजुकेशन जो कह रहे हैं, एजुकेशन हम संस्कृत को ध्यान में रखकर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग फील्ड में तो अलग-अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत के छात्र अगर करते हैं ये कार्य, हाँ, और ऑफ कोर्स यह कार्य जो हो पाएगा वो केवल और केवल इसको लेकर के हो पाएगा, जो कि एक टेक्निकल जो असिस्टेंस है उसके साथ हो पाएगा। लेकिन ये जब करेंगे तो ही काम हो पाएगा। अगर दूसरे फील्ड का कोई व्यक्ति करता है, तो वो आपके स्पिरिट को समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत क्षेत्र के ही व्यक्ति कर सकते हैं। इसी तरह रिसर्च स्किल जो है, जो कि प्लेगरिज्म की बात हम करते हैं, उसके संदर्भ में कंप्यूटेशनल संस्कृत तो एक बहुत बड़ा विषय है। उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, जब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक गया है वो, इसके संदर्भ में, और एस्ट्रोनॉमी के संदर्भ में, या अलग-अलग जितने भी विषय वस्तु हैं, इनमें दो बातें हमने क्या, योग और क्षेम की बात। योग और क्षेम की बात मैंने क्या क्यों कही है कि जैसे रेफरेंसिंग टूल डेवलप करते हैं, तो सामान्य रूप से संस्कृत जगत में ये ध्रुव सत्य है, इसमें कहीं हमें बोलने में हिचक नहीं है। जो कि हम उपयोग करना चाहते हैं, उसमें उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए हमने प्रयास करते हैं। ये 99% जो हम विद्वान हैं, उनकी टेंडेंसी है। हम कैसे इस तरह के टूल डेवलप करें, उसके संदर्भ में हम हाथ खड़े कर देते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं जानते हैं तो हम असिस्टेंट रख सकते हैं, हम टेक्निकल असिस्टेंट के साथ हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। वही प्रारंभ में उन्होंने कहा ना, मन की बात। तो ये एक मैं आक्षेप नहीं किसी पर ला रहा हूँ, लेकिन एक ये बहुत बड़ी विडंबना है, जो कि ये रेफरेंसिंग जो भी जितना भी कार्य कर रहे हैं, इसमें ये हम कर सकते हैं। तो योग और क्षेम, अर्थात जो है उसकी रक्षा करना और जो नहीं है वो डेवलप करना। ये रेफरेंसिंग टूल की बात हमने किया था, संस्कृत डॉक्यूमेंट सर्च की बात हमने की थी, एनहांसिंग टेक्नोलॉजी की बात हमने की।
इसी तरह फिर आप देख रहे हैं जो कि टीचिंग मेथड जो है उनकी बात हमने की थी। ये सभी चर्चा हमने की अभी। उसके बाद फिर जो बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, इन सब की चर्चा हमने कर ली थी। अभी हम आएंगे और भी रिसर्च स्किल पर आएंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद हम साक्षात आ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब 8 मिनट बचा हुआ है, तो हम साक्षात आ जा रहे हैं। नहीं 10 मिनट और ले लें विपिन जी आप। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो ये बहुत, हाँ, आपके पास 18 मिनट टाइम है। 18 मिनट है, बहुत बहुत अच्छा। ये और बेहतर हो गया तो मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ तब, क्योंकि हम चर्चा करने चाह रहे थे, लेकिन हम अपने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चल रहे थे। तो हम जहां तक आए हुए थे उसके आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हमने योगक्षेम की बात की, तो योगक्षेम की चर्चा हमने कर ली थी। क्योंकि क्यों योगक्षेम में दो बातें मूल रूप से, एक तो ये जो हमारे पास है उसको हम उसका रक्षण हम करें, और जो नहीं है उसको हम आगे से प्रयास करें, जो कि हम किस तरह से और भी डेवलपमेंट ला सकते हैं। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है संस्कृत क्षेत्र में, बहुत कुछ डेवलप किया है, लेकिन ये हम उंगली पर गिनते हैं। ये बेहतर होता अगर इतने हो जाए जिनका कि नाम लेना कठिन हो जाए। तो जैसे सामने में अभी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, उन्होंने संस्कृत भाषी पर बहुत सारा जो डाटा जो है वह वहां पर प्रस्तुत किया है, अलग अलग ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। इसी तरह बहुत सारे ऐप्स आपको दिखते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स दिखते हैं, जैसे JNU के वेबसाइट्स को देख लीजिए, या फिर आप हैदराबाद स्थित जो है, या फिर IIT बॉम्बे की साइट्स को देख लीजिए। इस समय आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इस तरह और भी करने की आवश्यकता है। फिर हम आते हैं जो कि रिसर्च के क्षेत्र में जो देखें, तो इसमें हम लोग छात्र जो हैं वह विशेष रूप से काम कर सकते हैं, और हम साक्षात आते हैं उसी बिंदु पर जो कि जो हमें करना है, देखने के लिए हम बात कर रहे थे। साक्षात हम उसी पर आ जाएं, क्योंकि टाइम हमारे लिए उतना ही ये रहेगा। जो कि हाँ, इसमें हमें कुछ और भी बातें हमने की थी, जो कि जैसे ये संस्कृत का जो स्कोप है वैश्विक स्तर पर, इसके लिए मैंने बहुत हद तक काम किया है, और मैं विस्तार पूर्वक ये जितना भी मैंने स्लाइड बनाया है वो प्रत्येक स्लाइड है 1-1 घंटे के लिए रखा गया है, जो कि उस पर हम मटेरियल उस हिसाब से हमने चर्चा करने के लिए रखा है। तो विश्व स्तर पर जितने भी संस्था हैं उनके साथ कैसे हम एसोसिएट होकर के कैसे हम कार्य कर सकते हैं, ये है जॉब क्रिएशन, जॉब जनरेशन, और उसके साथ साथ जॉब कैसे ग्रहण करें, इसके लिए हो सकता है प्राइवेट सेक्टर और अन्य इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि अभी एक व्याख्यान आप सुनेंगे, यहीं पर हमारे सीनियर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वही हैं, दिवाकर मिश्रा जी हैं। वो अमेजन में अभी कार्य कर रहे हैं। अब आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगे जो कि कोई व्यक्ति संस्कृत का पढ़ा हुआ अमेजन में काम करेगा लैंग्वेज इंजीनियर के रूप में, आप चिंतन भी नहीं करते होंगे, लेकिन आपके समक्ष है। तो ये सब जितने भी आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं उनको आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन वर्क, संस्कृत क्षेत्र से ट्रांसलेशन अलग अलग जो ये मंत्रालय जो है वो भी एडवर्टाइज करती है, आप उसमें आप भाषा अनुवादक आदि कार्य देख सकते हैं। केवल आप जितना अपने आप को एक्सपेंड करेंगे उतना आप देख पाएंगे। अब हम जो कुछ हमने रखा था, क्योंकि जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जो आप अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हालांकि मैंने किसी को नहीं देखा साक्षात, ये आभासिक दुनिया में ही मैं देख रहा हूँ, तो जितने लोग आप लोग हैं उनमें सभी के पास कंप्यूटर होगा। 2-3 बातें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो आप आज बैठ करके कर सकते हैं, या कल 2 घंटे बैठे तो आराम से कार्य कर सकते हैं। और जितने लोग कार्य कर रहे हैं आप हमें अवश्य रिपोर्ट करें, क्योंकि आप हमें रिपोर्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा जो कि आपने वास्तव में किया, और क्या गलत किया, क्या सही किया, और क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं आप। और जैसे कहा गया था जो कि आपका मेरा विवरण की आवश्यकता थी, तो विवरण यहाँ पर दे दिया गया है। ये सार्वजनिक रूप से जहाँ देना चाहें आप दे सकते हैं, कहीं पर समस्या नहीं है। ये स्क्रीन पर जो दिया गया है ये यही मेरा विवरण है। यह ये ईमेल आईडी हो या फोन नंबर हो या जो भी है यहाँ किया गया है। अब देखिए, ये एक मेंडेले है, इसका प्रयोग करना सभी हम सीख लें, जो स्टूडेंट हैं, जो कहीं कार्यरत हैं, जहां कहीं भी आप हैं, हर किसी के लिए उपाधि है ये मैं इसी तरह जितना भी यहाँ पर विषय वस्तु मैंने रखा है वो उन्हीं के लिए रखा है। जैसे मेंडेले है, मेंडेले क्या है,
आप लोगों में से बहुत परिचित भी होंगे और बहुत पहली बार नाम सुने होंगे और बहुत यूज करके छोड़ दिए होंगे, लेकिन ये आजीवन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। खास करके जो पुस्तक के साथ रहते हैं उनके लिए तो अभी विशेष उपादेय है। ये आप फोन पर भी यूज कर सकते हैं, फोन पर भी प्रयोग कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर भी, लैपटॉप पर भी प्रयोग कर सकते हैं सहजता से ब्राउजर के माध्यम से। इसके साथ साथ इसका वैशिष्ट्य है जो कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में, जैसे फेसबुक आदि आप सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, उस तरह एक्सेस कर सकते हैं। इसका वैशिष्ट्य क्या है? तो वैशिष्ट्य यह है कि आपके पास जितना भी पीडीएफ है, जितने भी ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ आप इनको दे दीजिए, ये आपका सुरक्षित रखेंगे और जब आपको पढ़ना हो तो सबसे सहज तरीके से ये पढ़ने के लिए आपको अवसर प्रदान करेंगे, जिसका कि आपको यहाँ पर दिया गया था, एक स्लाइड आपने देखा था। इस रूप में आप देखेंगे, ये मेंडले का दिया गया है। जब आप अपलोड कर देते हैं तो आप उसका अपना ग्रुप बना सकते हैं, किससे संदर्भित ग्रंथ है, क्या है, और आप वही खुलेगा यहाँ पर। अर्थात एक विंडो देख रहे हैं, दूसरा विंडो देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, यहाँ पर चौथा देख रहे हैं आप, और उसमें भी 3 है। तो प्रथम जो है उसमें आपका सेक्शन सब सेक्शन है, जो कोई आप क्लिक करिए, वही ग्रंथ आप फोल्डर बना करके डाल दीजिए, इस फोल्डर में ये ग्रंथ है, इस फोल्डर में ये ग्रंथ है, और यहाँ पर आपका ग्रंथ का नाम दिखेगा और कब आपने अपलोड किया है ये दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा आपका पीडीएफ जैसे खुलता है कंप्यूटर में, वो सबसे आसान तरीके से खुलेगा, उसको आराम से पढ़ सकते हैं, स्मूथली खुलेगा। उसके साथ साथ जो उसका वैशिष्ट्य है, ये तो एक आप कहेंगे ये तो पीडीएफ रीडर की भी काम कर लेगा, लेकिन पीडीएफ रीडर इस तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि आप एक जगह आप ग्रंथों को देख पाएंगे और एक जगह एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा क्या रहेगा इसका कि आप जब रेफरेंसिंग करते हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के इस सर्ग में ये श्लोक ये कह रहा है, तो आप क्या करते हैं कि रेफरेंस देते हैं। तो रेफरेंस देने के लिए सहज हो जाता है कि आप साक्षात इसको आप MS प्लगइन के माध्यम से MS ऑफिस से जोड़ दीजिए, अर्थात MS वर्ड से, MS वर्ड से जोड़ दिए तो वहां पर इस ग्रंथ का जितना भी विवरण है, वो टोटल विवरण जिस रिसर्च स्टाइल में आप ऐड करना चाहते हैं, उस रिसर्च स्टाइल में वो अपने आप आपके समक्ष उपस्थापित कर देगा। आप APA में देना चाहते हैं या अन्य जिस तरह से भी देना चाहते हैं, ये आसानी से वह कर लेगा। तो ये इसका बहुत ही बड़ा वैशिष्ट्य है और एक प्रामाणिक ये है, अर्थात साइट है जो प्रामाणिक प्लेटफॉर्म है एल्सेवियर का, जिस पर कि कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए आपको करना क्या है, तो आप मेंडेले ये आप सर्च करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर दिया इसको कॉपी करके आप सर्च करिए, वहां पर जाकर के आप अपना अकाउंट बनाएंगे। बहुत ही आसान है, जितना आप फेसबुक आदि में बनाते हैं उससे भी सहज है। आप अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना करके आप डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जो आप डाउनलोड कर रहे हैं उसी को रन करिए और वो यूजर नेम पासवर्ड हमेशा के लिए आप याद रखेंगे। 75 बार आपको प्रयोग करना होगा, क्योंकि जितनी बार आप डेस्कटॉप में खोलेंगे आपको देना होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो आसानी से आप समझ पाएंगे। जहां कहीं भी आपको समस्या हो, आप बेहिचक 24/7 मैं उपलब्ध हूँ, आप हमसे पूछ लेंगे, एट ए टाइम मैं बता दूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर देंगे, एट ए टाइम मैं आपको जवाब दे दूंगा। स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, नहीं तो फिर आप हमसे पूछते रहेंगे, हमें खुद समझ में नहीं आएगा आप क्या पूछ रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट भेजेंगे और क्या समस्या है। इसके बाद दूसरा जो आपको काम करना है, एक है, ये तो हो गया सभी के लिए हो गया, फिर दूसरा भी जो है ये सभी के लिए है। एक वेबसाइट आपका सभी का होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट आपको अपने आप में जो भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं समाज के लिए, वो विश्व क्षितिज पर नेट के माध्यम से आप दे पाएंगे। तो आप एक वेबसाइट अपना डेवलप करिए और वेबसाइट डेवलप करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सहज है, क्योंकि आप प्रारंभिक स्तर पर आप करना चाहते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर आप मिनिमम कॉस्ट में प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे वेबसाइट्स जो देखते हैं गूगल पर चलते हैं, हालांकि गूगल वाले वेबसाइट्स जो हैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत अधिक पसंद नहीं आए, क्योंकि उसमें आप अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एक निर्धारित किया है
वही कर सकते हैं, आप सीख नहीं पाएंगे। जो कि जैसे आप मेरे वेबसाइट को देखेंगे, आपको जितनी बार देखेंगे कुछ न कुछ आपको परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि मैं सीखता हूँ, केवल वेबसाइट मेरा नहीं है वो, ये मेरे लिए सीखने का टूल है वो एक। तो ये एक है, तो ये आप प्रारंभ करिए। इसके लिए आपको पहले से बना बनाया कुछ वो मिल जाता है, जो कि अलग अलग जो स्थल हैं उनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऐप जो है ये दो तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, एक तो है कोडिंग करके, और दूसरा है जो कि आप वेबसाइट्स की मदद से, बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं पेड वेबसाइट्स हैं जो आपसे मंथली पेमेंट लेते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करवाते हैं। और मैंने जितना भी ये एपीके बनाया है, एपीके होता है जो कि एंड्रॉयड ऐप जो आप तैयार करते हैं, वो एंड्रॉयड ऐप गूगल पर जब अपलोड आप कर देते हैं कुछ पेमेंट करने के बाद, तो वह एंड्रॉयड ऐप के रूप में हर किसी के समक्ष, या जो आप रिस्ट्रिक्शन देते हैं उसके तहत, जिस देश के लिए देंगे या सभी के लिए देते हैं, या पेमेंट के तहत देते हैं कि विदाउट पेमेंट देते हैं, और आपका कुछ डेटा लेकर के वेरीफाई करके वो जब दे दिया जाता है तो कहते हैं एंड्रॉयड ऐप के रूप में आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर चलने वाला ऐप गूगल ऐप है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स इस तरह हैं जो कि आपको देते हैं, जो कि हाँ, वो जब अपलोड जो करते हैं आप, वो होता है .apk फॉर्म। तो मैंने जितना भी बनाया है, मैंने बहुत सारा तैयार किया है जो .apk फॉर्म में है, जो आप या तो स्वयं उपयोग कर सकते हैं अपने मोबाइल में, या फिर जिसको वो एपीके देते हैं वो उपयोग कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो मैंने जो बनाया है वो जिसको मैं ट्रांसफर करता हूं वो उसका उपयोग कर सकता है। और इस तरह से मैंने बहुत सारे एपीकेस मैंने तैयार किया है, और अगर मैंने तैयार किया है तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसमें कुछ मेरा अलग से वैशिष्ट्य नहीं है, वो प्लेटफॉर्म देता है, केवल आपको दिमाग चलाना है, कितना आप दिमाग चला पाते हैं उसमें। फिर उसके बाद सर्च टूल जो है ये भी सभी के लिए उपादेय है। आप जो क्योंकि एंड्रॉयड ऐप जो आप तैयार करेंगे उसके लिए भी आपको सर्च टूल एक बना लेते हैं तो और आसान हो जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप दो तरह से तैयार कर सकते हैं। एपीके जो है, एक वेबसाइट पहले से तैयार कर दीजिए उसके माध्यम से, या फिर आप उसी में डाटा दे करके। तो जब आप पेड वाला में करते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप ये वेबसाइट के माध्यम से कर ली तो बहुत ही आसान हो जाता है और आपके लिए। तो आप सर्च टूल जो है वो एक डेवलप करेंगे, उसके लिए जरूरी है जो कि आपके लिए ये एसक्यूएल के माध्यम से करें, या फिर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पीएचपी और एसक्यूएल के माध्यम से करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, और बहुत ही सहज है। तो ये चार हम समझते हैं जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है। चूंकि यहाँ पर आप सभी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं, अगर आप इनमें रुचि रखते हो तो इनमें जहां तक आप आगे बढ़ना चाहेंगे उनके लिए मैं आपके साथ हूं। और मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे दिया है, डॉक्टर विपिन झा डॉक्स है drpjhadocs@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम कर सकते हैं, ये जो हमारा नंबर है इस पर आप टेलीग्राम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं कुछ ना मिले तो आप गूगल पर सर्च करिए, डॉक्टर विपिन झा संस्कृत सर्च करिएगा, पहले पेज पर मैं दिख जाऊंगा आपको, या वेबसाइट जो मेरा है वह आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से अगले 2 मिनट में इसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, जो हमारे है जो भी हमने चर्चा की है। यह संस्कृत और संगणक का ज्ञान जो हमारे लिए है वह हमें हमारा जो जीवन मार्ग है वह डिफाइन करता है, वह हमें प्रस्तुत करता है, जो कि समसामयिक विश्व जो है उसमें हम कितना योगदान कर रहे हैं ये डिफाइन करता है। कहाँ है इस पर ये डिफाइन नहीं करता है, ये आप संस्कृत जगत के लिए आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। और अगर आप संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत के अध्येता हैं और संस्कृत के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किए, आपका योगदान नहीं है, वो निरर्थक है। तो ये आपके वे ऑफ लाइफ डिफाइन करता है। दूसरा है जो कि ये अपना जो एक महत्वपूर्ण रहा है, हमारे निधि हेरिटेज जो रहा है, ग्लोरियस हिस्ट्री जो है, हमारा इतिहास जो रहा है, उसको हम उपस्थापित कर पाएंगे विश्व स्तर पर, जो किया जा रहा है वर्तमान में, आप समझ सकते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और इसका वाइडर डायमेंशन है, जो कि आप जितना तक सोच सकते हैं उससे कहीं आगे इसकी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ इसके लिमिटेशंस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप
रेफरेंस के लिए सर्च करते हैं, तुरंत गूगल करते हैं, और गूगल में आपको अधिकांश आपको अशुद्ध मिलेंगे। जैसे आप मूल ग्रंथ पढ़ते हैं और गाइड पढ़ते हैं, तो गाइड में अब ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश अशुद्ध मिलेंगे, लेकिन मूल ग्रंथ, हालांकि मूल ग्रंथ में भी आप अशुद्ध देखते हैं, वो तो प्रूफ रीडर या जो संशोधक है उनकी बात है, लेकिन ये आप गूगल से सर्च करके आप रेफरेंसिंग की बात न करें। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है, इसकी चर्चा हमने की। उसके बाद ये हम पर निर्भर करता है कि हम संस्कृत जगत के लिए कैसे योगदान देना चाहते हैं। अगर मन है तो बहुत कुछ दे सकते हैं, नहीं तो 1000 बहाना है हमारे पास, जो कि हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, हम तो कंप्यूटर देखे नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद इसके साथ साथ ये हमारे भविष्य को, हमारे देश के भविष्य को निर्धारित करता है, जो कल जाकर के वैश्विक क्षितिज पर भारतवर्ष कहाँ पर होगा। ये संस्कृत और कंप्यूटर जो है, और साथ साथ एक कनेक्टिंग लैंग्वेज, जो इसीलिए वैदेशिक भाषा जो है एक वो जो भी है, वह आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ यही कुछ ऐसा है जो हम कहते हैं, जो कि विश्व पटल पर हम भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था और होगा, और वर्तमान में है की ओर है। तो ये इसी के आधार पर हो सकता है, जब हम अपना कर्तव्य जो है वो समझ करके शस्त्र के साथ शास्त्र का संरक्षण करें और इन विषय वस्तुओं को ध्यान में रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए अवसर कल्पित किया, चंद्रकांत शुक्ल जी हों या विपिन जी 3-4 मिनट और समय कृपया दे दें, वो एक बार जिनको जो जिज्ञासा हो वो समाधान कर लेंगे। हाँ, अब उनकी बारी है, अब जितना आप समय दे सकें उनके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे लिए आपने 7:08 तक के लिए कल्पित किया था, तो मैं वहां पर समाप्त करता हूँ। हाँ, जिनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनके लिए ओपन कर दिया गया है, आप पूछ सकते हैं। जो भी जूम पर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो पूछ पाएंगे प्रश्न, और उनके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। और इसके साथ जब आप अगर अभी नहीं पूछ पाते हैं संकोचवश या समय के कारण या अन्य कारणों से, तो आप हमसे संपर्क कर पाएंगे आगे भी, कोई समस्या नहीं है। संस्कृत के लिए अगर आप निस्वार्थ काम करना चाहते हैं तो मैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस तरह मैं आपके समक्ष साथ हूं और हमेशा रहूंगा, और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, पूछ सकते हैं। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं इनमें से जो भी पूछना चाहे अपना माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट कर दिया गया है, आप कर सकते हैं। हाँ, अनम्यूट कर दिया गया है, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को मन हो पूछने का, अगर मन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो फिर समापन की ओर हम हैं ही। जो प्रश्न रखना चाहें, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो कि संख्या पर्याप्त है, अगर कोई प्रश्न नहीं करता है तो अभिप्राय यही है कि या तो हम यहाँ पर समझाने में अक्षम सिद्ध हुए या फिर आप समझने में अक्षम सिद्ध हुए। क्योंकि प्रश्न तभी होता है जब मध्य की स्थिति होती है, जो कि आपने पूर्ण रूप से वो समझ लिया तो भी प्रश्न नहीं होगा, कुछ नहीं समझा तो भी नहीं होगा। तो प्रश्न आना चाहिए। अगर हम ने जो चर्चा की है उससे संबंधित कुछ जिज्ञासा है तो मैंने चैट बॉक्स में भी देखा, तो इसमें देख रहा हूं प्रश्न सामान्य रूप से नहीं है। हाँ, ये MS ऑफिस के एक्सटेंशन का नाम क्या है? MS ऑफिस में आप जब देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिखेंगे, जो कि वर्तमान में जो जितना डेवलपमेंट उसमें हुआ है, एक विस्तृत विषय है। इसमें मूल रूप से यह है जो कि माइक्रोसॉफ्ट जितना भी आपके लिए टूल कल्पित किया है एक पैकेज के रूप में देता है, इसलिए MS ऑफिस पैकेज उसको कहते हैं। और वो जितना भी विकास हुआ है वो विकास के अनुरूप आप देखते हैं, जो कि ऑफिस 7 कहते हैं, या आप 97 से स्टार्ट करें या 11 में आए, ये वह विकास क्रम के साथ है यह। तो इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम विस्तार पूर्वक हम 15 दिन का या 1 महीने का हम रख रहे हैं। प्रमोद जी ने प्रश्न किया है, प्रमोद बडोनी जी ने, क्या आप अनम्यूट करके पूछ लें स्वयं? हाँ, प्रश्न आप कर ले सकते हैं। ये
आशुतोष को है, उनका प्रश्न था ये MS ऑफिस वाला। उसके बाद पार्टिसिपेंट ट्राइंग टू ज्वाइन, ये तो ये अलग था। फिर ये आगे जो है प्रश्न में और नहीं देख रहा हूँ, चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, उसमें मैंने नहीं देखा। और कोई मेरा प्रश्न है कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी साइट उत्तम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए वेबसाइट बनाने के लिए जब आप वेबसाइट की बात करते हैं तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखना होता है। एक तो यह है कि आप पेड में जाना चाहते हैं या अनपेड में रहना चाहते हैं। अगर अनपेड में जाना चाहते हैं तो आपको 15 GB तक के लिए एक जीमेल अर्थात गूगल अकाउंट के माध्यम से मिलता है। गूगल है, उसके साथ साथ अनंत है, कोई गूगल ही नहीं, और बहुत सारे हैं, लेकिन गूगल बहुत ही बेहतर तरीके से दे रहा है, तो आप गूगल का उपयोग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वहां पर आप आपकी सीमाएं रहेंगी, क्योंकि जो गूगल कह रहा है उसी अनुसार आपको करना है। दूसरा यह है कि गूगल के साथ और भी ये करते हैं कि पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ ये है कि अगर आप पेड में चाहते हैं तो आप होस्टिंग के लिए आप खरीद सकते हैं स्पेस। उसके साथ साथ जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको आप पे करके एक आप अपने लोकल होस्ट पर तैयार करते हैं। पृष्ठ आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहते हैं उस तरह संरचना करके आप प्रस्तुत करते हैं, और उसको आप संदर्भित स्थल पर वेब स्पेस जो है वो जो डोमेन दिया जाता है उस पर आकर के आप अपलोड करते हैं। एक ये है प्रक्रिया। तो हम ये कहेंगे जो कि आप परचेज्ड वर्जन जो है वो आप रखें तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आप कुछ सीखेंगे, और ये गूगल वाला जो रहेगा उसमें बहुत कुछ आप सीख नहीं पाएंगे, ये चीज रहेगा इसके। और उसमें भी ये है कि एक बना बनाया हुआ आपको मिलता है फॉर्मेट, और एक होता है कि आप खुद कोडिंग करके बनाते हैं। तो खुद कोडिंग करके प्रयास करिए तो वो और भी आप सीख पाएंगे, जो कि ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कोड आपको मिलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा और वो रुचि बढ़ेगी आपकी। नहीं तो आप जहाँ फंसेंगे वहां पर समस्या होगी और कुछ जान नहीं पाएंगे आप। एक ये हो गया। उसके बाद रिसर्च के लिए यदि इंटरनेट से हेल्प लेनी हो तो संस्कृत के लिए कौन सी साइट अच्छी है। संस्कृत के लिए अनंत साइट्स हैं, लेकिन प्रामाणिक जो वेबसाइट्स हैं वह नगण्य है, क्योंकि मैं किसी एक का नाम विपिन जी आवाज कहीं से आने लगी है किसी से। अब ऐसा 1 मिनट, दूसरी कक्षा 7:15 से है और उसकी प्रतीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान यह प्रयास करेगा कि अगस्त महीने में 22 दिन का इसी कार्यशाला को 22 दिनों में कराने का, ताकि इस विस्तृत विषय पर विस्तार से उसमें चर्चा हो सके। चूंकि यह जागरूकता है और अध्यापकों के लिए विशेष करके डिजाइन किया गया, जो लोग समझते बूझते हैं पहले से चला रहे हैं उनके लिए एक कक्षा थी कि 7 दिनों में बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो मैं अनुमति चाहूंगा विपिन जी। हाँ, सभी को मेरा आभार, सभी को प्रणाम, और हम आगे जो भी जिज्ञासु हैं उनके लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा इसी के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी आपको प्रणाम। बहुत उसके बाद आपसे बहुत कुछ सीख सके, हम सुन नहीं पा रहे थे, बहुत चीजें आपको। विपिन जी को मेरा भी बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से इन्होंने अच्छी तरह समझा करके बतलाया, यदि हम ना समझना चाहें तब तो फिर दोष हमारा ही है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पहली बार इस कक्षा को अटेंड किया तो उनके लिए एक मार्गदर्शन तो अवश्य हुआ होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जगदानंद जी ने कहा कि 22 दिन की कार्यशाला होगी, उसमें हम और सीखेंगे। इस वीडियो को YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा और इसको बार बार सुन करके भी जो कुछ ध्यान से उतर गया हो उसको फिर से सुना जा सकता है। YouTube पर इसको अपलोड करेंगे, जो भी वीडियो हैं उसको YouTube पर अपलोड कर देते हैं। विपिन जी नोट्स जो अपना बनाए हैं वो तो वीडियो देखने वाले को सब कुछ मिल ही गया, PDF से अच्छा है वीडियो देख लें, उसमें विस्तार से बताया गया है। अलग से PDF का कोई खास मकसद नहीं रह जाता है जब वीडियो उपलब्ध हो गया हो तो। विपिन जी को बहुत बहुत आभार। मैं आशा करता हूं कि आप अगले दिन भी जब आपने समय दिया है उस दिन हमें समय देंगे, कक्षा लेंगे, और जो भी लोग इससे जुड़े हैं
उन सभी लोगों के प्रति आभार। आगे जो सत्र है उसके हमारे अध्यापक नृपेंद्र जी भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये लिंक बंद हो जाएगा, यदि आप चाहें तो दूसरी कक्षा में भी जुड़ सकते हैं, जो कि मोबाइल बेस्ड है, जो मोबाइल चलाते हैं उनके लिए है। ये एडवांस कोर्स है, ये प्रथम सत्र वाला, और वो जो है वो थोड़ा नॉर्मल है, सामान्य सा है, वो उसमें ज्यादा गहराई से नहीं समझाया जाता है, क्योंकि मोबाइल वाले बहुत कुछ कंप्यूटर चलाना बहुत एक्सेस नहीं किए होते हैं, उसके लिए वो कोर्स किया था। तो आप सभी लोगों का फिर से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आभार, और चंद्रकांत दत्त द्विवेदी जी से अनुरोध है कि इस मीटिंग को एंड कर देंगे और दूसरा चालू करेंगे। तब तक 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट में दूसरा लिंक चालू हो जाएगा। धन्यवाद।